Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hello, welcome again to my channel. Thank you for supporting me. आज का जो सोशियोलॉजी का हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7। इसमें हम इसमें थो ज़्यादा नहीं है, 2-3 क्वेश्चंस हैं, हम जल्दी से कंप्लीट करेंगे। तो डायरेक्ट हम क्लिनिकल सोशियोलॉजी पे आते हैं। व्हाट इज़ क्लिनिकल सोशियोलॉजी? द क्लिनिकल सोशियोलॉजी इज़ द प्रैक्टिकल बेस, जो हम एप्लाइड सोशियोलॉजी जिसको हम बोलते हैं। क्यों? ये हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। जो नर्सेस होते हैं वो इनको डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। क्यों? दे ट्रीट पेशेंट्स। आई समझ? दे ट्रीट पेशेंट्स। क्यों? जो नर्सेस होते हैं उनको जो क्लिनिकल सोशियोलॉजी है वो डेली लाइफ में यूज़ होती ही होती है। क्यों? जैसे कि उनको डायग्नोज करना पड़ता है, उनको लोगों को देखना पड़ता है कि उनकी जो मेंटल हेल्थ है वो कहाँ तक मतलब अच्छे खराब है, अच्छी है, वो देखनी पड़ती है यहाँ पर। सो इसके मतलब वजह से वो क्या करते हैं? ट्रीट या डायग्नोज, जिसको बोलते हैं डायग्नोज भी करते हैं। क्यों करते हैं ये? जो उनका प्रैक्टिकल जो होता है वो इसी पे बेस होता है, क्लिनिकल साइकोलॉजी सोशियोलॉजी पे, सॉरी। तो उनकी जो नॉलेज है सोशियोलॉजी की, जैसे कि वो लोगों का देखते हैं कि इनका जो मेंटल हेल्थ है कितना है, इनकी जो हेल्थ इशू है वो कहाँ तक है, अच्छी है, बुरी है। वो प्रैक्टिकल में ही होता है। जब आपको क्लिनिकल साइकोलॉजी पढ़ी हुई है तो उसके बाद आप क्या कर सकते हो? तो उसके बाद आप क्या करते हो? डायग्नोस या ट्रीटमेंट लोगों को। इसका जो पहला जो हम उठाएंगे मीनिंग, व्हाट इज क्लिनिकल सोशियोलॉजी। क्लिनिकल सोशियोलॉजी में क्या बोलते हैं ये देखो, नजर रखो आप। क्लिनिकल सोशियोलॉजी जो है इज द ब्रांच ऑफ सोशियोलॉजी, ये एक ब्रांच ऑफ सोशियोलॉजी है विच डील्स विद द एप्लीकेशन ऑफ सोशल। इसमें यही लिखा है, जो डील करती है नॉलेज प्रिंसिपल्स एंड एनालाइजेस टू अंडरस्टैंड द इंडिविजुअल। जो हम क्या करते हैं? अंडरस्टैंड करते हैं इंडिविजुअल को। क्यों? उसका जो मतलब ऑर्गेनाइजेशन विद ए पर्पस टू रिड्यूस। क्यों? जब हम ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं? हम लोगों का जो हेल्थ इशू है वो चेक करते हैं। जो उनकी कॉन्फ्लिक्ट्स, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स है जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रेस या डिप्रेशन जो होता है, या एनजाइटी जो होती है, उनको हम क्या करते हैं? वो वहाँ से निकालने के लिए या ठीक करने के लिए उनको ट्रीट या क्या करते हैं? हम डायग्नोज करते हैं। इट इज़ अ क्लिनिकल सोशियोलॉजी। ये अप्लाइड जो क्लिनिक्स में यूज़ होती है, ये प्योर नहीं है, थ्योरी बेस नहीं है। क्लिनिकल जो जो क्लिनिकल में यूज़ होता है तो ये प्रैक्टिकल है। इसके बाद हमारी डिफिनीशन है, ये डिफिनीशन है, डिफिनीशन देखिए। क्लिनिकल सोशियोलॉजी इज द एप्लीकेशन, ये एक एप्लीकेशन जो टूल है कि a variety of critically applied practice which attempt sociological diagnosis and treatment of the groups and group members in the community। इसमें क्या करते हैं हम? जो कम्युनिटी में जो लोग होते हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं, उनके साथ हम ट्रीट करते हैं। फॉर दैट हमें क्या करना पड़ता है? हमें प्रैक्टिकल बेस को लेना पड़ता है, और उसकी वजह से जब हमको क्लिनिकल साइकोलॉजी की नॉलेज है, उसके बाद हम क्या करते हैं? हम करते हैं ट्रीट एंड डायग्नोज। किनको? लोगों को। यही बताया था ग्लासनर एंड फ्रीडमैन में कब? 1979। ओके। इसके बाद इसके बाद इसके बाद है क्लिनिकल सोशियोलॉजी। क्लिनिकल सोशियोलॉजी इज अ काइंड ऑफ अप्लाइड सोशियोलॉजी। ये एक अप्लाइड सोशियोलॉजी, जो मैं अभी कह रहा था आपको कि ये एक अप्लाइड सोशियोलॉजी है। क्यों है? सोशियोलॉजिकल प्रैक्टिस, हम इसमें क्या करते हैं? सोशियोलॉजिकल प्रैक्टिस विच इन्वॉल्व्स इंटीमेट शार्पली रियलिस्टिक इन्वेस्टिगेशन लिंक्ड विद द एफर्ट टू डायग्नोज प्रॉब्लम्स एंड सजेस्ट स्ट्रेटजीज फॉर द कोपिंग विद द। तो इसमें भी यही लिखा है, जो ली ने दी थी 1979 में। क्या बताया था इसमें? ये एक अप्लाइड साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, जिसमें हम क्या करते हैं? हम लोगों के साथ रिलेशन बनाते बनाते हैं, क्लोज रिलेशन, ताकि वो अपना जो उनका जो वो हेल्थ इशू है या उनकी जो प्रॉब्लम्स है, हेल्थ प्रॉब्लम्स है, वो बता सके। ओके। यही हम क्या करते हैं? उसके बाद हम करते हैं मतलब डायग्नोज, उसके बाद ट्रीट करते हैं उनको। यही बताया था ली ने कि जो भी उनके वहाँ मतलब बॉडी में प्रॉब्लम है,
या मेंटल डिस्टर्ब्ड है, फिजिकली मेंटली, सो उनको वो स्टॉप करने में हम हेल्प करते हैं, वो कोप अप करने में हम उनको वो वैसा एजुकेशन देते हैं, वैसा ही डायग्नोज या ट्रीटमेंट देते हैं, जिसकी वजह से वो क्या वहाँ से निकल पाते हैं। इसके बाद हमें क्या पढ़ना है? इसके बाद हमें सीधे यूजेस पढ़ने हैं। ओके, यूजेस, यूजेस नजर रखिए अच्छे से, इजी वे में आपको मैं पढ़ाऊंगा। ओके, ज्यादा स्ट्रेस लेने की कोई बात नहीं। यूजेस ऑफ क्लिनिकल क्राइसिस इंटरवेंशन। क्राइसिस, अगर आप इससे पहले देखोगे, यहाँ पर क्राइसिस जो है ये एक ऐसा, मतलब हम डिफिकल्टी बोलते हैं एक इंडिविजुअल में, जिससे वो जिससे उसकी लाइफ या हेल्थ डिक्रीज होती है, लो होती है। क्यों? जैसे कि अगर किसी के पास मेंटल इलनेस होती है, वो क्या करता है, उसके बाद धीरे धीरे ग्रेजुअली उसकी जो हेल्थ इश्यूज है वो भी खराब होते हैं। सो हेल्थ इश्यूज उनको ज़रूर आते हैं जिनके पास मेंटल इलनेस होती है। सो अब यहाँ पर सिलेबस में दिया है कि सिलेबस में दिया है क्राइसिस इंटरवेंशन, हम कैसे ये जो क्राइसिस है इनको दूर कर सके। ओके, सो अगर आप देखें, प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट ऑफ सोशियोलॉजिकल ट्रेडिशन आर रिलेटिवली एप्लीकेबल टू क्राइसिस इंटरवेंशन एज वेल। इसमें क्या है, साइकोलॉजिकल जो ट्रेडिशंस है जो हम यूज़ करते हैं, प्रिंसिपल्स ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट जो हम यूज़ करते हैं फॉर, जो हम हमारे पास टूल्स होते हैं, सो वी कैन रिड्यूस द क्राइसिस। जो हमारे पास इंटरवेंशंस है, जो हमारे पास टूल्स है, उनकी वजह से हम क्या करते हैं, हम ये जो क्राइसिस डिफिकल्टी है एक पर्सन में, वो दूर करते हैं। इसके बाद इसके बाद दूसरा, देयर आर सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स बिटवीन क्राइसिस इंटरवेंशन एंड क्लिनिकल सोशियोलॉजी। ये जो है, बोथ आर इंटरवेंशन स्ट्रेटजी फोकस ऑन द चेंज एंड एप्लीकेशन एज द इंडिविजुअल लेवल। ये दो जो है, दो एप्लीकेशंस है। एक का नाम है क्राइसिस इंटरवेंशन, जो दूसरा है उसको बोलते हैं क्लिनिकल सोशियोलॉजी। ओके, जो हमने पढ़ा अभी, क्लिनिकल सोशियोलॉजी क्या है, जिससे हम क्या, जो भी पर्सन की जो हेल्थ है, जो भी पर्सन की या पेशेंट की जो हेल्थ है, जिसकी वजह से उसकी हेल्थ इफेक्ट में आई है, वो हम क्या करते हैं, वो स्ट्रेटजीज को फोकस करते हैं, और उसके बाद वो उस इंडिविजुअल की जो हेल्थ है उसको क्या करते हैं, उसको मतलब या मेंटल इलनेस है या हेल्थ इशू, उसको वहाँ से निकालने में हेल्प करते हैं। यही इंटरवेंशन, यही यूजेस। सो क्राइसिस जो है ये डिफिकल्टी है। ओके, इसके बाद इसके बाद इसके बाद एज फिटिस, जो फिटिस था, इसने क्या बताया, in 1985 में स्टेट्स बोथ अप्रोचेस टू क्लिनिकल सोशियोलॉजी एंड क्राइसिस इंटरवेंशन आर डिफाइंड एक्सप्लिसिट इंटरवेंशन, दैट इज इंटरवेंशन फॉर पॉजिटिव चेंज। इसने क्या बताया था, एक्सप्लिसिट जो होता है, ये एक इंटरवेंशन जो हम एक्सप्लेन करते हैं। सो इसने क्या बताया फिटिस ने, कि बोथ अप्रोचेस टू क्लिनिकल सोशियोलॉजी एंड क्राइसिस इंटरवेंशन जो ये डिफाइन करते हैं, हम एक्सप्लेन करने में काम आता है, सो दैट वी कैन गिव द पॉजिटिव रिजल्ट। ओके, इसने यही बताया था। इसके बाद जो है, many sociological concepts are also applicable to crisis intervention practices and two approaches are quite compatible। यहाँ पर क्या है, जो बहुत सारे सोशोलॉजिकल concepts हैं, हम वो यूज़ करते हैं फॉर क्राइसिस इंटरवेंशन प्रैक्टिसेस एज द टू अप्रोचेस आर क्विट compatible। सो इसमें क्या है, जो क्राइसिस इंटरवेंशन है या क्लिनिकल सोशियोलॉजी है, ये दो जो है, हम ये दो अच्छे से यूज़ करते हैं, इसकी वजह से हम अच्छे रिजल्ट्स पाते हैं, पॉजिटिव रिजल्ट्स इन द पर्सन जो इफेक्ट है। इसके बाद इसके बाद ओके, इसके बाद both interventions believe in the concept in that individual are socially being affected by social circumstances. Crises are not experienced in psychological vacuum. It is the social forces that are responsible for the formal formation of crisis। जो है, देखो पहले हम देखेंगे इसमें क्या है, both जो हमने पढ़ा, एक तो क्लिनिकल है, दूसरा जो है क्राइसिस इंटरवेंशन है। ये जो है, ये सोशल बीइंग अफेक्टेड, जो या सोशली मैन जो अफेक्टेड है इससे,
क्राइसिस से हम क्या कहते हैं, क्राइसिस इज नॉट एक्सपीरियंसड इन ए साइकोलॉजिकल वैक्यूम। ये जो क्राइसिस है ये हम एक्सपीरियंस नहीं करते हैं मतलब सोशलॉजिकली, बट इट इज़ ए सोशल फोर्स। ये सोशल फोर्स है जो सोसाइटी की वजह से एक फोर्स है। यही रेस्पॉन्सिबल होता है कि एक इंसान में एक मतलब पर्सन में क्या क्राइसिस इंक्लूड करता है, क्राइसिस इंड्यूस करता है जिसको हम बोलते हैं। सो जो सोसाइटी में हम देखेंगे कि जो भी सोसाइटी है आज की, तो ये एक पर्सन को अफेक्ट करती है सोसाइटी में कैसे, कि आपको पता है सोसाइटी में कितने इंसान हैं जिनकी नेगेटिव थिंकिंग है, उसकी वजह से क्या होता है, एक इंसान जो दूसरा इंसान है वो इफेक्ट होता है। इसके बाद क्राइसिस इवेंट्स इज अ सोशल एक्ट इन दैट द इंडिविजुअल एक्सपीरियंस दैट क्राइसिस। ये एक ऐसा सोशल इवेंट है जिसमें एक इंडिविजुअल क्या एक्सपीरियंस करता है क्राइसिस। इज इन्फ्लुएंस्ड थ्रू सोशल सर्कमस्टेंसेस। जो सोसाइटी में जो भी थिंग है होता है उसकी वजह से जब एक इंसान इफेक्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, सोशल सर्कमस्टेंसेस या सोशल क्राइसिस। इसके बाद है क्राइसिस इंटरवेंशन। जो क्राइसिस इंटरवेंशन है या सोशल या क्लिनिकल सोशियोलॉजी है, अंडरस्टैंड दैट सोशल सर्कमस्टेंसेस प्लेज ए वाइटल रोल इन द क्राइसिस डेवलपमेंट, द क्राइसिस इंटरवेंशन। जो हमने पहले ही पढ़ा, जो सोसाइटी में जो भी बुरे काम होते हैं या एक इंसान इफेक्ट होता है सोसाइटी की वजह से, वो सारे एक वाइटल रोल मतलब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट रोल है एक इंसान को क्राइसिस में इंडल्ज होने में, एक ऐसा रोल है जिससे वो एक इंसान इफेक्ट होता है। ओके, इसके बाद देयर इज अ रेसिप्रोकल बेनिफिट्स, मतलब रिवर्स बेनिफिट्स होते हैं किसके, फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ द क्राइसिस। हाँ, इसके बाद यही बोलता है जब हम फिर इसके बाद जब प्रॉब्लम होती है हम क्या करते हैं, क्राइसिस इंटरवेंशन लेते हैं, वो यूज़ करते हैं जिससे एक इंसान उस प्रॉब्लम से वापस आए, उसकी जो प्रॉब्लम है वो रिड्यूस हो जाए। एंड क्लिनिकल सोशियोलॉजी, जो क्लिनिकल जो यूज़ हम करते हैं फॉर डायग्नोज और ट्रीटमेंट, वो भी यूज़ करते हैं फॉर दैट के उसके बाद क्या रिवर्स में वो इंसान ठीक हो जाए और उसको बेनिफिट मिले। इसके बाद क्राइसिस मस्ट क्राइसिस मस्ट एग्जामिनड फ्रॉम सोशल perspective, meaning the role of society and social forces which influence the individual must be recognized। इसके बाद क्या है, जो क्राइसिस होते हैं, जो डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, ये एग्ज़ामिन होते हैं। एग्ज़ामिन मतलब हम इसको एग्ज़ाम करते हैं किसके प्रोस्पेक्टिव से, सोशल प्रोस्पेक्टिव से। मीनिंग द रोल ऑफ सोशल एंड सोसाइटी एंड सोशल फोर्सेस व्हिच इन्फ्लुएंस। इसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से एक इंसान इन्फ्लुएंस होता है, इफ़ेक्ट होता है सोसाइटी में, हम वो क्या करते हैं, एग्ज़ामिन कैसे हुआ ये। एक इसके बाद है the therapist should understand the clients should सॉरी इसके बाद है द थेरेपिस्ट्स शुड अंडरस्टैंड द क्लाइंट्स। मतलब इसमें क्या होता है, जो क्लाइंट होता है, जो पेशेंट होता है, जो थेरेपिस्ट्स है, जो उनकी थेरेपी देते हैं, थेरेपी इन द सेंस वो ट्रीट करते हैं, सो दैट कि जो साइकोलॉजिकली या इमोशनली उनका जो बिहेवियर है वो ठीक हो जाए। ओके, इसके बाद हम देखेंगे, इसके बाद है इसके बाद ये बहुत ही सारे एस्पेक्ट्स यहाँ पर लिखा है। एस्पेक्ट्स दिस अंडरस्टैंड ऑफ द सोशल रियम इज एन एविडेंस of the importance of the integration of clinical sociology principle in crisis intervention। सो यही बोलते हैं कि जो भी हम इससे क्या करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कि जो सोसाइटी में जिसकी वजह से एक इंसान इस मतलब प्रॉब्लम में आया है वो हम दूर कर सकें। इसके बाद है the concepts of clinical sociology helps the therapist to understand the dynamics that must be deal with the within the client social environment। इसके बाद जो कंसेप्ट है क्लिनिकल सोशियोलॉजी का, इसके बाद क्या करता है, एक थेरेपिस्ट अंडरस्टैंड करता है कि जो ये डायनामिक्स है, जो ये चेंज आई है एक इंसान में, दैट सो इसके बाद आता है क्लिनिकल सोशियोलॉजी रेफर्स द थेरेपिस्ट a wide era of interpretive strategies for problem identification and solution. These include identification of status role, group dynamics, conflict, interactionism, situational analysis, definition of the situation, etc। सो इसमें क्या करते हैं, इसमें जो थेरेपिस्ट्स है क्लिनिकल सोशियोलॉजी में, ये
स्ट्रेटजीज यूज़ करते हैं फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। जैसे कि इसमें स्टेटस आता है, रोल आता है, ग्रुप डायनामिक्स आता है, कॉन्फ्लिक्ट किससे हुआ है, इंटर एक्शनिज्म किससे, ये मतलब किसकी वजह से इसकी अगेंस्ट, मतलब इस पे हेल्थ पे इशू या कोई भी इफेक्ट हुआ है वो किसकी वजह से हुआ। सिचुएशन एनालिसिस करते हैं, किस सिचुएशन से, डिफिनीशन ऑफ द सिचुएशन, और फिर क्या करते हैं, फिर उस मतलब उस सिचुएशन को वो रिकॉग्नाइज करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, ट्रीट। इसके बाद है थ्रू थ्रू द यूटिलाइजेशन ऑफ सोशोलॉजिकल perspective, the therapist gain necessary insight into the social nature and function of interpersonal and intrapersonal crisis। इसके बाद ये क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, इसके मतलब वजह से क्या करते हैं, एक मतलब सोशल नेचर एंड फंक्शन देखते हैं, एक इंटरपर्सनल पर्सनल एंड इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल बोलते हैं हम विद इन द पर्सन, और इंटरपर्सनल विद इन टू पर्सन क्राइसिस होता है, जो डिफिकल्टी होती है दो। सो इसकी वजह से क्या करते हैं, सोशोलॉजिकल प्रोस्पेक्टिव से ये देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। विद इन दिस with this understanding, the therapist may step into the crisis situation with more than customary level knowledge association with crisis intervention। इसके बाद क्या करते हैं, ये जो थेरेपिस्ट से अंडरस्टैंड करते हैं उस सिचुएशन को, उसके बाद उस पे जितनी उसकी मतलब उनकी नॉलेज होती है, उसके बाद वो क्या करते हैं, क्राइसिस इंटरवेंशन को यूज़ करते हैं फॉर प्रॉब्लम रिडक्शन। इसके बाद क्या है, ये बहुत सारे हैं बट आपको थोड़े ही पढ़ने हैं, बट आपको मैं सारे ही पढ़ाऊँगा जो पॉइंट्स है इसके। इसके बाद है द थेरेपिस्ट मस्ट हेल्प द इंडिविजुअल रेस्टोर टू ए स्टेबल लेवल ऑफ सोशल फंक्शनिंग। सो इसके बाद क्या करते हैं, ये थेरेपिस्ट्स क्या करते हैं, ये उनको मतलब नॉर्मल लेवल में आने के लिए हेल्प करते हैं, सो दैट ये रेस्टोर हो जाए जो इल पर्सन होता है। इसके बाद क्या होता है, स्टेबल फंक्शनिंग, जो स्टेबल फंक्शन जैसे कि वो पहले थे, मतलब फिर प्रॉब्लम के बाद उनको रेस्टोर करते हैं, फिर वो वैसे ही स्टेबल हो जाए जैसे वो पहले थे। is a state where the client is capable to understand crisis, demonstrating effective social and psychological functioning and learning from crisis intervention। This will make the client better equipment for future। So इसके बाद ये जो जब इनको ये स्टेबल होते हैं, फंक्शन करते हैं अच्छे से, मतलब जब वो कोप अप करते हैं, मतलब प्रॉब्लम से क्या करते हैं, वो डील करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, जब उनको फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम आती है, फ्यूचर में कोई भी मतलब कोई भी डिज़ास्टर आता है, वो उससे कोप अप करते हैं, उनके पास वो रेजिस्टेंस होती है क्योंकि उन्होंने पहले ही वो देखा है। जैसे कि इसके बाद है ऑल दो द थेरेपिस्ट डील डायरेक्टली विद द इंडिविजुअल। जो थेरेपिस्ट है वो डील करते हैं डायरेक्टली इंडिविजुअल को, देखते हैं इंडिविजुअल को, सोशल रियलिटी देखते हैं, उसकी सोशल रियलिटी देखते हैं। क्लाइंट मस्ट बी रिकॉग्नाइज, क्लाइंट को रिकॉग्नाइज करते हैं। सो इसके बाद क्या करते हैं, दिस में एंटेल an intervention which not only leads to change in the individual but also change within the adult family as a social group। so इसके बाद क्या करते हैं, ये जो इंटरवेंशंस है, ये सिर्फ उस इंडिविजुअल को चेंज नहीं करते बट आल्सो उसकी फैमिली को, उसके मतलब ग्रुप को, सो उनको भी ये चेंज करते हैं। क्योंकि ये जब एक इंडिविजुअल को मतलब ये पता चलता है कि किसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम है, सो अगर ग्रुप में, फैमिली में कोई प्रॉब्लम होती है तो वो उनको मदद करते हैं जो पहले से इसमें इन्वॉल्व था। तो इसके बाद है orientation of the clinical sociological approach affects the group level even when a individual is being treated। so इसके बाद क्या करते हैं, orientation of the clinical sociology, हम उन मतलब हम देखते हैं कि जो clinical sociology है ये कैसे affect करते हैं या मतलब अप्रोच करती है एक ग्रुप लेवल को, even when a individual is being treated। जब हम किसी इंडिविजुअल को मतलब ट्रीट करते हैं, हम देखते हैं ये जो है क्लिनिकल सोशियोलॉजिकल अप्रोच जो है वो कितना अफेक्ट करता है एक मतलब एक इंसान को या एक पर्सन को जो इल होता है, जो क्राइसिस में, जो डिफ़िकल्टी में होता है, वो कितना यूज़ होता है। इसके बाद क्या कहते हैं, दिस टाइप ऑफ इन्फ्लुएंस मे बी desired as a part of the intervention strategy or may also be a therapeutic by product of the एनकाउंटर। सो इसके बाद क्या करते हैं, ये देखते हैं जिसकी वजह से मतलब ये इन्फ्लुएंस हुए हैं। सो
वही तरीका ये अपनाते हैं, यूज़ वही मतलब स्ट्रेटजी ये यूज़ करते हैं। सो इसके बाद क्या है, द थेरेपिस्ट्स मस्ट ट्रीट दैट इंडिविजुअल एज ए सोशल बीइंग ऑन द माइक्रो लेवल व्हाइल टेकिंग इनटू द अकाउंट द सोशल एंड सोशियोलॉजिकल। एक मिनट। तो इसका मतलब ये है जो थेरेपी देते हैं वो क्या कहते हैं, ट्रीट ऑन द बेसिस ऑफ माइक्रो लेवल, एक मतलब ब्रीफ लेवल पे वो नीचे जाते हैं क्योंकि उनको ट्रीट करना होता है एक इंडिविजुअल। सो वो अकाउंट करते हैं, वो इसमें यूज करते हैं मतलब सोशल एंड सोशोलॉजिकल वेरिएबल्स विच इन्फ्लुएंस बिहेवियर एंड अफेक्ट। सो ये क्या करते हैं, ये जिसकी वजह से एक इंसान मतलब सोशोलॉजिकली इफेक्ट हुआ है, क्राइसिस में इन्वॉल्व हुआ है, वो क्या करते हैं, वो कैसे इसके बिहेवियर को चेंज करते हैं, अफेक्ट करते हैं, वो जान लेते हैं। सो इसके बाद क्या है, पर्सनल क्राइसिस, जो पर्सनल क्राइसिस होते हैं, पर्सनल डिफिकल्टीज होते हैं इस फार्म, वो कैसे फार्म होते हैं, थ्रू एन इंटरप्रेटिव अंडरस्टैंडिंग से, अंडरस्टैंड ए डिफिनेशन फ्रेमवर्क। सो पर्सनल जो होते हैं वो मतलब खुद अंडरस्टैंडिंग से भी हो सकती है। सो इसके बाद क्या है, प्रिसिपिटेटिंग इवेंट्स आर गिवन ए मीनिंग थ्रू थ्रू इंटरप्रिटेशन which in turn leads to crisis state through perceived treat to सोशो इमोशनल स्टेबिलिटी। क्या इसका मतलब क्या है, जो मतलब सडन काज, जो काज होता है इन मतलब क्राइसिस का, थ्रू इंटरप्रिटेशन, हम क्या करते हैं, हम उनको क्या करते हैं, इंटरप्रिटेट, हम उनको सॉल्व करने में क्या करते हैं उन क्राइसिस को सॉल्व करते हैं थ्रू, उनको परसीव करते हैं, ट्रीट करते हैं और सोशल इमोशनली स्टेबिलिटी लाते हैं। सो उनको पहले जो उनका काज है उनको देखते हैं, फिर उनको ट्रीट करते हैं। इन शॉर्ट, it is through the precipitating events and the definition of the situation that crisis is produced। so यही मतलब जिनकी वजह से ये मतलब precipitating event हुआ है, जिनकी वजह से ये काज हुआ है, क्राइसिस डिफिकल्टी हुई है, उनको हम देखते हैं, उन मतलब उनको हम पहले मतलब ये कैसे प्रोड्यूस हुए, फिर उनको ट्रीट करते हैं। इसके बाद क्या है, one is the therapist understands the social psychological basis of crisis formation effects intervention strategies can be developed। so इसमें क्या हम देखते हैं जो थेरेपिस्ट जो थेरेपी देते हैं वो अंडरस्टैंड करते हैं सोशल माइंड्स वो देखते हैं बेस ऑफ द क्राइसिस फॉर्मेशन के क्राइसिस कैसे फॉर्म हुए, और उसके बाद वो डेवलप करते हैं स्ट्रेटजीज, किस स्ट्रेटजी से हम क्या करेंगे, ये सॉल्व करेंगे। पहले स्ट्रेटजीज देखिए कि इंटरवेंशन जो हम देखिए कि प्रोसेस कौन कौन से स्ट्रेटजीज जैसे हैं, क्राइसिस असेसमेंट, हम उनका डाटा लेते हैं जिनकी वजह से उनको क्राइसिस हुई है, डिफिकल्टी हुई है, इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, फिर देखते हैं कंट्रोल कैसे होगी, डायरेक्शन देखे क्या किस तरह की पॉजिटिव है, नेगेटिव है, फिर प्रोग्रेस असेसमेंट, फिर देखते हैं कि मतलब कितना प्रोग्रेस हो, वो डाटा लेते हैं, रेफरल फिर करते हैं वो रेफर। सो इसमें हमने क्या पढ़ा, थ्रू दीज स्टेप्स, ये जो स्टेप्स हमने पढ़े हैं, क्लिनिकल सोशोलॉजिस्ट वर्क विद इन द क्लाइंट टुवर्ड्स द गोल ऑफ द सोशो इमोशनल स्टेबिलिटी। सो जो थेरेपिस्ट्स हैं वो क्या करते हैं, वो इन स्टेप्स की वजह से इनको हेल्प करते हैं, क्योंकि जो पर्सन हमने अगर हम शॉर्ट में देखें, हमने क्या पढ़ा क्राइसिस इंटरवेंशन में, हम कौन सा यूज़ करें, हम कौन सी नॉलेज उनको दें, उनको कौन सा ट्रीटमेंट दें, जिनकी वजह से जो भी इल पर्सन है, जो भी क्राइसिस में इन्वॉल्व है, उनको कैसे हम निकाल सकें, उनको कैसे हम मतलब सॉल्व कर सकें, सॉल्यूशन दें और ट्रीट कर सकें और हेल्प कर सकें। दैट इज़ इट, इसमें आपको यही याद रखना है। सो इसके बाद अगर हम देखें, इसके बाद हमें, इसके बाद क्या है सोशोलॉजिकल स्ट्रेटजीज फॉर डेवलपिंग सर्विसेज फॉर द एब्यूज्ड। जो भी इफ़ेक्ट पर्सन हुआ है, जो भी जिसके साथ अब्यूज़ हुआ है, उनके लिए सोशियोलॉजिकली क्या हम स्ट्रेटजीज यूज़ कर सकते हैं कि वो बच सकें। जैसे कि अब्यूज़ इज डिफाइंड एज एन एक्शन दैट इंटेंशनली हार्म इंजर्ड अनदर पर्सन। इट इज़ ए फॉर्म ऑफ बिहेवियर और एन एक्ट दैट इज intentional of imposing an authority over intimidate force or hurt another person. It can be lack of proper activities or happening with in a relationship where there is an anticipation trust which cause harm or distrust to a vulnerable person।
मतलब इसमें आपको सिर्फ यही याद रखना है, मतलब एब्यूज़ कैसे डिफाइन कर सकते हैं, जिसमें एक इंसान इंटेंशनली एक दूसरे इंसान को हार्म करता है। मतलब वो क्या करता है, उसको इफ़ेक्ट करता है, हर्ट करता है। सो जैसे कि एक इंसान रिलेशन में होता है, उन उसको भी मतलब रिलेशन जिसको बोलते हैं रिलेशन एब्यूज़ करता है। रिलेशन में उन उसको टॉर्चर करता है, हर्ट करता है। सो स्ट्रेस में लाता है। वो सो ये किन की मतलब मतलब हरकत होती है, ये वल्नरेबल पर्सन जो है वही करते हैं। सो जैसे कि हम देखेंगे रिस्क्स फैक्टर फॉर अब्यूज, जैसे कि लैक ऑफ मेंटल कैपेसिटी टू मेक डिसीजन अबाउट देयर ओन सेफ्टी। देखो किन किन को हो सकता है कि अब्यूज, जैसे कि जो डिसीजन नहीं ले पाते हैं जल्दी, या मेंटली कैपेसिटी उनकी नहीं होती है कि वो अपने आप को सेव कर सके जल्दी से। बीइंग फिजिकली डिपेंडेंट ऑन अनदर फॉर पर्सनल केयर एंड एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग लो एस। सो मतलब इसमें क्या है, जो फिजिकली एक दूसरे इंसान पर डिपेंडेंट होता है, ओके। सो उन लोगों को भी क्या, ये अब्यूज होने का खतरा है। लो सेल्फ स्टीम, जिनके पास मतलब सेल्फ रेस्पेक्ट उतना नहीं है या कम होता है। सोशल आइसोलेशन, जो अपने आप को आइसोलेट करते हैं, अलोन करते हैं सोसाइटी से। लैक ऑफ एक्सेस ऑफ हेल्थ एंड सोशल सर्विसेज, जिनके पास ज़्यादा हेल्थ और सोशल सर्विस नहीं होता है। सोशल सिचुएशन दैट इंक्रीज दैट the risk of abuse being cared for in a care setting. So सोशल सिचुएशंस दैट इंक्रीज द रिस्क ऑफ द अब्यूज, उनको हम क्या कर सकते हैं कि जो सोशल इंस्टीट्यूशंस जिनकी वजह से इंक्रीज होता है रिस्क ऑफ अब्यूज, उनको हम क्या करते हैं, खुद केयर कर सकते हैं। बीइंग केयर्ड फॉर ए केयर सेटिंग, वो क्या करते हैं, वो दूसरी मतलब दूसरे का केयर लेते हैं। सो उसकी वजह से क्या होता है, ये अब्यूज होता है। इसके बाद है stigma and discrimination, lack of access to information and support, social exclusion etc। सो जो स्टिग्मा है जिसकी वजह से ये होता है, स्टिग्मा मतलब का जो है, या डिस्क्रिमिनेशन है, मतलब डिस्क्रिमिनेशन की वजह से, मतलब एक को हम बोलते हैं जिसमें हम रेसिज्म लेते हैं, या लो क्लास अपर क्लास जो होते हैं उनको हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। लैक ऑफ एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, जिनके पास सपोर्ट नहीं होता है, इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। सोशल एक्सक्लूजन, जो सोसाइटी में ज़्यादातर होता है। एक्सप्लोजन, मतलब कोई भी मतलब प्रॉब्लम होती है सोसाइटी में, जिनकी वजह से क्या होता है, एक इंसान एब्यूज होता है। सो इसके बाद टाइप्स ऑफ एब्यूज़ हम देखेंगे। टाइप्स ऑफ एब्यूज़ हम देखेंगे। इसमें आता है पहला फिजिकल एब्यूज़। फिजिकल एब्यूज़ जिसमें हम क्या करते हैं, फिजिकली किसी को टॉर्चर करते हैं। फॉर एग्जांपल स्लेपिंग करते हैं, पिंचिंग करते हैं, करते हैं, किकिंग करते हैं किसी को, मतलब बाइट करते हैं एक किस्म का, या किक मारते हैं, चोकिंग करते हैं किसी को। इन अप्रोप्रिएट यूज ऑफ द फिजिकल स्ट्रेनस, द साइनस ऑफ फिजिकल एब्यूज इंक्लूड्स ब्रूनसिस, लेसरेशंस, वोंड्स, रोप मार्क्स, फ्रैक्चर। सो जिसकी वजह से जो फिजिकली हम एब्यूज, बॉडी को एब्यूज करते हैं, बॉडी को स्लैपिंग करते हैं, किकिंग करते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, एक इंसान जो है वो उन उसको क्या होते हैं, वोंड्स आते हैं, उसको वो कट लगता है, उसकी वजह से वो, जैसे कि हम रोप मार कर जैसे कि हम बांधते हैं किसी को, तो वो फिजिकल एब्यूज है। उसकी वजह से उसके हाथ पर या स्किन पर क्या मार्क्स पड़ते हैं, या जो पार्ट हमने रस्सी से बांधा हुआ होता है, वो क्या होता है, इफेक्ट होता है, उसकी वजह से उसके स्ट्रेच मार्क्स जो हम बोलते हैं वो पड़ते हैं। या फ्रैक्चर, किसी को हम क्या इतना मारते हैं कि उनको फ्रैक्चर आते हैं, तो उसकी वजह से जिसको भी हमने ये अब्यूज़ किया है, सो ये एक फिजिकल अब्यूज़ है, जिसकी वजह से हम ने क्या किया है, एक बॉडी को टॉर्चर किया है, जो अब्यूज़र्स है। तो इसके बाद है फिजिकल साइकोलॉजिकल अब्यूज़। साइकोलॉजिकल अब्यूज़ में क्या क्या होता है, जिसकी वजह से हमने किसी को हार्म किया है साइकोलॉजिकली, जिस पे हमने क्या क्या कोई ब्लेम, किसी को ब्लेम किया है, किसी को कोई इल्ज़ाम चढ़ाया है, या हारशमेंट किया है, मतलब हार्श साइकोलॉजिकली माइंड को क्या टॉर्चर किया है। सो इसकी वजह से मतलब वो नर्वस होता है, एंजाइटी में होता है। तो वो वही मतलब उसके मतलब काज होते हैं, जिसकी वजह से वो साइकोलॉजिकली क्या होता है, एब्यूज़ होता है। तो इसकी वजह इसके बाद है सेक्सुअल अब्यूज़। सेक्सुअल अब्यूज़ मतलब कि किसी को मतलब जो एक इंसान जो है वो अभी मैच्योर नहीं हुआ है, या कोई वुमेन मैच्योर नहीं हुई है, या पर्सन या मैन भी हो सकता है, जिसको हम सेक्सुअली मतलब क्या करते हैं, अब्यूज़ करते हैं, अनवांटेड टचिंग करते हैं, मतलब टच करते हैं किसी को विदाउट एनी परमिशन, या फोर्सफुली। इसमें क्या करते हैं ज़्यादा क्या, जो जो हम
करते हैं इन वेजाइनल और एनल ब्लीडिंग जिसकी वजह से होती है। जैसे आपने देखे हैं रेप केसेस ज़्यादा बढ़ते हैं किसकी वजह से? ये सेक्सुअल अब्यूज़ की वजह से मतलब ज़्यादा यहाँ पर ब्लू फ़िल्म्स आए हैं। ब्लू फ़िल्म्स की वजह से क्या हुआ सेक्सुअल अब्यूज़ ज़्यादा बढ़ गया। सो दैट कि हमें क्या करना चाहिए? हमें इन चीज़ों से बचना है, इन चीज़ों से हमें मतलब अच्छे तरीके से साइड में रहना है क्योंकि ये जो थिंग्स है ये हमें लीड करते हैं कहाँ तक? सेक्सुअल अब्यूज़ की तरफ। ओके, गुड। इसके बाद फाइनेंशियल फाइनेंशियल अब्यूज़ हम किसी मतलब इंसान को लेते हैं, किसी छोटे बच्चे को लेते हैं, उसको क्या करते हैं काम करवाते हैं या किसी को मिसयूज़ करते हैं, है ना? सो किसी इंसान को मिसयूज़ करवाते हैं या फ्रॉड करते हैं या चोरी करते हैं या विथड्रॉवल मनी इल्लीगली किसी की चोरी करते हैं। सो स्टीलिंग ऑफ मनी उसको भी क्या बोलते हैं? फाइनेंशियली अब्यूज़ मतलब इसके इसमें यही यही या वल्नरेबल अडल्ट जो होते हैं वो इल्लीगल काम करते हैं उसकी वजह से वो क्या करते हैं पैसा कमाते हैं। इसकी वजह से तो इसके बाद है नेगलेक्ट। नेगलेक्ट क्या हम बोल सकते हैं कि जिसको हम क्या कहते हैं इग्नोर किसी को नज़रअंदाज करते हैं या जैसे कि हमारे घर में एल्डर्स है या पर्सन है कोई या कोई भी बच्चा है कि उसको हम क्या प्रॉपर फूड नहीं देते, प्रॉपर वाटर, क्लोथिंग, सेफ लिविंग एनवायरनमेंट नहीं देते, मेडिसिन नहीं देते, हेल्थ केयर नहीं देते या ये जो साइन्स है ये क्या साइन है कि हम क्या कहते हैं उनको नेग्लेक्ट करते हैं, उनको नज़रअंदाज करते हैं। सो इसकी वजह से इनको जैसे कि डिहाइड्रेशन होती है उनकी वजह उसकी वजह से माल न्यूट्रिशन होती है, अनट्रीटेड बेड सोर्स जो पीछे होते हैं जब कोई इंसान ज़्यादा टाइम तक लेटा हुआ होता है एक सुपाइन पोजीशन पे। सो उसकी वजह से उन उसके पीछे जो बैक है उस पे क्या पड़ते हैं सोर्स पड़ते हैं। उसकी वजह से उसकी बैड कंडीशन होती है, बहुत बुरी हालत होती है। पुअर पर्सनल हाइजीन जो है जिसकी मतलब हम किसी को अच्छे से प्रॉपर वॉश नहीं करते किसी को मतलब नेग्लेक्ट करते उसकी वजह से उसकी पर्सनल हाइजीन अच्छी नहीं रहती या अनसेफ लिविंग कंडीशन या अनसेफ लिविंग कंडीशन मतलब अच्छी तरीके से हम उसको मतलब वो कंडीशन नहीं देते, सेफ कंडीशन नहीं देते जिसकी वजह से वो लिविंग अच्छे से लिव कर पाए। ओके, इसके बाद है पीपल वल्नरेबल फॉर अब्यूज। वो लोग जिनको हम आसानी से क्या कर सकते हैं हर्ट कर सकते हैं अब्यूज कर सकते हैं जैसे कि वुमेन। वुमेन को क्या करते हैं हम उनको लोअर लेवल देते हैं एजुकेशन में। सो ये पिछले ज़माने से ये कि एंशंट जो पीपल थे उन्होंने ये रखा है कि इनको ज़्यादा मतलब जो एजुकेशन नहीं देनी चाहिए बट ये गलत है, ये मिथ है। इट इज़ इनजस्टिस फॉर वुमेन। सो इसके बाद क्या करते हैं इट इज़ इनका जो स्टेटस हम देते हैं इन्फीरियर लो स्टेटस देते हैं इन सोसाइटी, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। सो हम क्या बोलते हैं जो मेल्स हैं उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए जो एज़ कम्पेयर टू मेल। सो डिस्क्रिमिनेशन हो गई फॉर एग्जांपल ईटीसी बहुत सारे हैं जो सोशल प्रोटेक्शन नहीं देते हैं इंटरनेशनल इंक्लूडिंग एजुकेशन फॉर गर्ल्स। सो हम इनको उतना मतलब एजुकेशनली इम्प्रूव नहीं करते हैं या उतनी मतलब ये अपॉर्चुनिटी नहीं देते हैं एम्पावरमेंट उतना मतलब एजुकेशन की वजह से हम उनको ज़्यादा अपग्रेड नहीं कर पाते हैं। सो क्यों हमको पहले ही क्या है कि ये हमें अच्छे से पढ़ना है। ओके, इसके बाद जो है जो एल्डर पीपल है ऑफ एक्सेस टू रेगुलर इनकम और डिक्लाइनिंग फिजिकल एंड मेंटल कैपेसिटीज एंड फिजिकल डिपेंडेंसी ऑन अदर। सो जो ये पीपल होते हैं जो ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं एल्डर ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं। सो ये डिपेंडेंट होते हैं दूसरों पर क्योंकि ये काम नहीं कर सकते। सो अगर हम इनको अच्छे से मतलब ट्रीट नहीं करते हैं तो इन उसकी वजह से क्या होता है ये भी ज़्यादा अब्यूज़ हो सकते हैं। सो क्योंकि ये डिपेंडेंट है इसकी वजह से क्या होते हैं इनका जो सोशल नीड है या सपोर्ट है दूसरे का या फिजिकल सपोर्ट है दूसरे का। सो ये भी हम एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। सो हम इनको अगर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं सो उसकी वजह से भी क्या होता है ये एब्यूज़ होते हैं क्योंकि ये डिपेंडेंट होते हैं। इसके बाद है चिल्ड्रन। चिल्ड्रन हैव लिमिटेड लेवल्स ऑफ ऑटोनॉमी डिपेंडेंसी एंड हेंस। तो सो आपको पता है जो चिल्ड्रंस होते हैं उनके पास ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है या वो ज़्यादा ऑटोनॉमी नहीं होते हैं उनके पास या जिसको हम बोलते हैं सेल्फ सफिशेंट। वो ज़्यादा काम नहीं कर सकते, उनके पास स्किल्स नहीं होते हैं उतने। सो वो डिपेंडेंट होते हैं। सो इसकी वजह से क्या होता है इसकी वजह से मोर प्रोन टू अब्यूज़। ये अब्यूज़ होते हैं सोशल प्रोटेक्शन स्ट्रेटजी इंक्लूडिंग स्ट्रेंथिंग ऑफ फैमिली। इनको ज़्यादा स्ट्रेंथ मतलब होनी चाहिए फैमिली की तरफ। सो
कैपेसिटी टू केयर फॉर चिल्ड्रन, इनके मतलब कैपेसिटी होनी चाहिए कि हम केयर कर सके चाइल्ड्स को। सो लेजिस्लेटिव अप्रोचेस, जो हमारे पास मतलब अप्रोचेस होते हैं, कोई भी मतलब रूल होता है, वो हम यूज़ कर सकते हैं। एनहांसिंग पेरेंटिंग स्किल्स, सो हम पेरेंट्स को एजुकेशन दे सकते हैं कि हाउ टू मैनेज चाइल्ड्स। ओके, इसके बाद है इंटरवेंशन टू लेसन हार्म एंड प्रिवेंट फ्यूचर मतलब सिकलेस, और आपने चिल्ड्रंस को, अपने बच्चों को सिखा सकते हैं कि फ्यूचर में आप अपने आप को कैसे बचा सकते हो, अगर आप किसी कंडीशन में हो, बुरी कंडीशन में हो, तो आप कैसे आप बच सकते हो। पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, जो पर्सन जो वल्नरेबल, ये भी उसी में आते हैं जिनके पास मतलब हेल्थ कंडीशन जो है वो हैंडीकैप्ड है या और कुछ है, डिसेबल है, कोई ऑर्गन नहीं है, कोई पार्ट नहीं है, सो उसकी वजह से क्या होता है, बीइंग अनेबल टू कैरी एनी आउट कैरी आउट फिजिकल वर्क, सो ये काम नहीं कर सकते क्योंकि इनके पास उतनी कैपेसिटी नहीं होती है। दे कैन मोर प्रोन टू द पॉवर्टी एंड फेस फिजिकल एंड कम्युनिकेशनल बैरियर, दीज फैक्टर्स मेक them vulnerable to abuse, they are dependent on the social assistance grants। सो इसमें क्या होता है, जो ये पर्सनस डिसेबिलिटी होती है, जिसमें क्या आते हैं, जो हैंडीकैप्ड होते हैं या कोई भी इंसान है जो डिसेबल है, ये फेस करते हैं पोवर्टी। पोवर्टी मतलब ये गरीबी में आते हैं ज़्यादा। सो उसकी वजह से ये उनके पास क्या होता है, फिजिकल स्ट्रेंथ उतना नहीं होता है। सो फाइनेंशियली दे आर वीक एंड कम्युनिकेशन इनकी क्या होती है, वीक होती है। दीज फैक्टर्स जो है, ये क्या करते हैं, ईजिली क्या करते हैं, वल्नरेबल टू एब्यूज, ये हम इनको भी हम क्या कर सकते हैं, जो दूसरा इंसान है इनको एब्यूज कर सकते हैं। दे आर डिपेंडेंट, क्योंकि ये डिपेंडेंट होते हैं ऑन सोशल असिस्टेंस ग्रांट से। ओके, सो इसके बाद क्या है, एब्यूज प्रिवेंटिव सोशल स्ट्रेटजीज। सो ये मतलब उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप इसको फिर भी खुद नज़र दे सकते हो कि इसमें कौन कौन सी मतलब स्कीम बनी थी, जैसे कि यहाँ पर है स्कीम्स बनी थी इसमें, जैसे महात्मा गांधी स्कीम बनी थी, ये महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉय स्कीम जो थी इसमें, ये बनी थी क्योंकि इसमें क्या हुआ था कि इसमें जो रूरल एरियाज़ हैं उनको सपोर्ट किया गया था, मतलब जो जो भी उनकी मतलब मांग थी वो पूरी की गई थी। या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पढ़ाओ, ये आपको पता ही होगा कि बेटी को मतलब एम्पावरमेंट दो, जिसकी वजह से वो पढ़ सके। तो इसमें बहुत सारे हैं, थोड़े आपको नज़र देनी है, बाकी हमने ये चैप्टर जो है ये ख़त्म किया। जैसे कि देखो, आप अब खुद भी ये सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि देखो, ये डैश डैश इज़ द टेक्निक यूज्ड फॉर हेल्प एन इंडिविजुअल टू कोप विद द इंटेंस फीलिंग, इसमें क्या आएगा, कौन सी टेक्निक, ग्रुप इंटरवेंशन आएगा ना, हमने पढ़ा है, इसकी वजह से ये क्या होगा, ठीक। सो विच आर द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ द फिजिकल एब्यूज, इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा स्लैपिंग। फिजिकल एब्यूज में क्या आएगा, स्लैपिंग, मतलब हम किसी को मारते हैं, वो किस में आता है, फिजिकल एब्यूज में आते हैं। तो इसके बाद क्या आएगा, ये था ये था ये बाद क्या आ सकता है, विच आर द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ साइकोलॉजिकल एब्यूज, इसमें आएगा ब्लोइंग, सो इस मतलब एग्रेशन किसी को दिखा सकते हैं। सो इसके बाद विच आर द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सेक्सुअल एब्यूज, तो आप खुद कर सकते हो, आप जब आपने पढ़ा होगा। अनवांटेड सेक्सुअल कांटेक्ट जो हम करते हैं, वो किस में आता है, सेक्सुअल एब्यूज में आता है। इसके बाद है विच आर द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फाइनेंशियल एब्यूज। फाइनेंशियल एब्यूज में करते हैं हम फ्रॉड वाड, कुछ फ्रॉड की वजह से क्या करते हैं हम इलीगल जो मनी है वो कमाते हैं। सो ये भी फाइनेंशियल एब्यूज में आता है। सो ये था चैप्टर आपका लास्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 7 सोशियोलॉजी का। सो ये हमने ख़त्म किया है। अगर आपको कोई भी डाउट रहा होगा, यू कैन टेल मी ऑन कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर वाचिंग। और आप धीरे धीरे मैं कोशिश करूँगा आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट करवाऊँगा इंशाल्लाह। सो सपोर्ट मी। थैंक यू।